बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइकेट्री फ्लैश कार्ड। स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल मिसयूज़ और अल्कोहल डिपेंडेंस। आपको ऐसे बता देता हूँ, अल्कोहल मिसयूज़ क्या होता है कि कोई बंदा अगर रोज़ाना के 1 गिलास पी रहा था, अब उसने 3 से लेकर 4 गिलास पी लिया है, तो उसकी वजह से अल्कोहल मिसयूज़ डिसऑर्डर हो जाएगा, वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी, जिसमें कन्फ्यूजन, इटेक्सिया और निस्टैग्मस होता है। और अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर ये होता है कि कोई बंदा जिसको अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो चुका है और अगर उसको छोड़ेगा तो विड्रॉल सिम्टम आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। तो इसके बाद आके लाइक कहती है कि लोग काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं अल्कोहल कंजप्शन के बारे में। क्लियर? इसके बाद है इसका आंसर वैसे क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि अल्कोहल डिपेंडेंस में आपको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। मेडिकल एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूसेज। ओके, तो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूसेज की वजह से क्या होगा, तो हार्मफुल यूज़ क्या होगा, मेडिकल। ओके, इसके बाद हमने पढ़ना है मेडिकल, दूसरा साइकेट्रिकल। ओके, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और साइकेट्रिकल। मेडिकल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आप एक एक इंपॉर्टेंट याद रख लो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सेरिबेलर डिजनरेशन है। लीवर के ऊपर क्या होगा, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, सिरोसिस हो जाएगा और कैंसर हो जाएगा। जीआईटी में क्या होगा, अल्कोहल की वजह से ना वॉमिटिंग काफ़ी बढ़ जाती है, तो क्या होगा, अल्कोहल की वजह से मिलोरी वीस टीयर हो सकता है, इसोफिजियल वायरसिस हो सकती है, वही पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से गैस्ट्राइटिस एसोफिजाइटिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी टीबी या निमोनिया हो सकता है। स्किन में सिरोसिस की फाइंडिंग, स्पाइडर नीवाई, पाल्मर इथीमा, डेपाइट्रॉन कॉन्ट्रैक्चर और टीलेंजेक्टेजिया। कार्डिक में कार्डियोमायोपैथी है, और आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन भी इसकी वजह से हो सकती है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी। मस्कुलोस्केलेटल में फ्रैक्चर है, एंडोक्राइन में सूडो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है और गाउट हो सकता है। रिप्रोडक्टिव में हाइपोगोनेडिज्म, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। जबकि साइकेट्रिक में डिप्रेशन होगा, अल्कोहलिक हेलुसिनेशन हो जाएगी, अल्कोहलिक ब्लैकआउट हो जाएगा, और दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ है। वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी में कन्फ्यूजन, इटेक्सिया, निस्टैग्मस होता है, और कोर्साकॉफ में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कॉन्फेबुलेशन होता है, एपैथी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, सही हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ग्रेट मिमिक भी कहते हैं अल्कोहल को, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ को मिमिक करता होता है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं मेडिकल एंड द साइकोलॉजिकल, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद है साइकेट्रिक प्रॉब्लम आफ्टर टेकिंग टू मच अल्कोहल, तो उसकी वजह से वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी है, और छोड़ने की वजह से अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम या डिलीरियम ट्रीटमेंट्स आ जाएगा। ओके, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का क्या ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को एडमिट करना होता है, उसके बाद आपने एक स्कोर यूज़ करना है, CIWS स्कोर यूज़ करना होता है। फिर आपने IV लाइन ली, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, IV फ्लूइड दिया। मेन जो ट्रीटमेंट आपने बेंजोडाइज़ेपिन देना है, लाइक डायज़ेपाम, क्लोडाइज़ेपोक्साइड है, बीटा ब्लॉकर फॉर ट्रेमर्स के लिए। सीजर पड़ रही तो अपने एंटी कन्वल्सन लाइक वेलप्रोइक एसिड है, एकम्प्रोसेट, डाइसल्फिराम, एंटीसाइकोटिक आपने रट्टा मार लेना है। सीवा स्कोर किया, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट विड्रॉल असेसमेंट स्कोर। ओके, इसके बाद वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी क्या होती है, वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में। ओके, अल्कोहलिज्म की वजह से, मैलन्यूट्रिशन की वजह से या मैलअब्सॉर्प्शन की वजह से B1 की डेफिशिएंसी होना, वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी होना। B1 की डेफिशिएंसी की वजह से मेमोरी बॉडी, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और एडजेसेंट न्यूक्लियस ऑफ ग्रे मैटर डैमेज हो जाते हैं। साइन सिम्टम में ट्राई डाटा मारना, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, निस्टैग्मस होता है। वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट को डिले कर दिया तो उसकी वजह से इरिवर्सिबल डिजीज होता है, जिसको कोर्साकॉफ साइकोसिस कहते हैं। कोर्साकॉफ साइकोसिस में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कॉन्फेबुलेशन होता है, पैथी, कोमा, डेथ होती है। मैनेजमेंट के अंदर आपने B1 देना होता है इन द फॉर्म ऑफ पेब्रिनिक्स होता है, बस इसका साइड इफेक्ट होता है कि एनाफाइलैक्सिस ना हो जाए, तो आपने हाई डोज पार इंटीनल B1 देना होता है। क्लियर? पेब्रिनिक्स। ओके, सही हो गया। इसके अलावा आपने बनाना बैग है, बनाना बैग में B1, B9 और मैग्नीशियम आ जाता है, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। बट आर द बायोमार्कर्स ऑफ अल्कोहल इनटेक, तो अल्कोहलिक में GGT होता है 2 से लेकर 6 वीक में, EST 1 वीक में, MCV बढ़ जाएगा, और अनट्रीटेबल हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहल विड्रॉल। ओके, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको क्या मिलेगा, इमोशनल या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली हाइपोग्लाइसीमिया, DKA, वॉमिटिंग, एक्सीडेंट हो सकती है। और विड्रॉल में आपको सीरियस एक्साइटेशन के सिम्टम हो गए, एंजाइटी, पैनिक अटैक होते हैं, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग है, प्यूपिल की डायलेटेशन है, डिलीरियम है। ओके, लुलीपुटियन लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलुसिनेशन को लिलीपुटियन, लिलीपुटियन क्लासिफिकेशन सीजर्स है। और अल्कोहल विड्रॉल के बाद फर्स्ट 24 आवर में ट्रेमर्स आते हैं, फिर नेक्स्ट 1 से लेकर 2 दिन में जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स आ जाते हैं विद विजुअल हेलुसिनेशन, और 48 to 96 आवर में डिलीरियम ट्रीमर्स देखने को मिलता है। बट इस अल्कोहल मिस यूज या अल्कोहल, ओके, तो ये तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्राइटेरिया फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। ओके, अल्कोहल डिपेंडेंस का कब क्राइटेरिया कहते होते हैं, नैरोइंग ऑफ ड्रिंकिंग रैपिड ट्योर, नंबर 2 ओके प्रायोरिटी ऑफ ड्रिंकिंग है, ओके, नंबर 3 टॉलरेंस है, नंबर 4 रिपीटेड विड्रॉल सिम्टम है, नंबर 4 विड्रॉल सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं बाय फर्दर ड्रिंकिंग, और
नंबर 5 सब्जेक्टिव कंपल्शन टू द ड्रिंक है। नंबर 6 री इंस्टेटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग बिहेवियर आफ्टर एब्सटिनेंस है। मेनली रट्टा मारना है कि जब भी कोई अल्कोहल डिपेंडेंस होती है ना, टॉलरेंस होता है, डिपेंडेंस होता है, और जब छोड़ेगा तो विड्रॉल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे और कंपल्शन होती है। व्हाट इज डिलीरियम ट्रीटमेंट? डिलीरियम ट्रीटमेंट सीवियर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम होता है जिसमें डिलीरियम भी होता है और ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं। डिलीरियम में आपको एजिटेशन देखने को मिलती है और विजुअल हेलुसिनेशन होती है, और हाइपर अराउजल के अंदर आपको ट्रेमर्स, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहल विड्रॉल इज लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। वो कौन सी होती है? डायजेपाम और क्लोडाइजेपोक्साइड होती है। ओके, कौन से मेथड्स या ड्रग हेल्प करेगी अल्कोहल को क्वाइट करने में? ओके, तो आपने काउंसलिंग करनी होती है और अल्कोहल के आपने एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना होता है। ओके, इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में एकम्प्रोसेट और डाइसल्फिराम होता है। एकम्प्रोसेट अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देती है और डाइसल्फिराम क्या करती है? अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एस्टल्डिहाइड एक्युमुलेट होगा, वो हेडेक, नोजिया, फ्लशिंग वगैरह करवा देगा। ओके, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी साइकोटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन के लिए। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, ओके, डिफाइन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में आपको इमोशंस ऑफ एंजाइटी, वॉरिसम थॉट्स आती है, अवॉइडेंस बिहेवियर होता है और सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं ऑफ द ऑटोनॉमिक अराउजल। ओके, एंजाइटी डिसऑर्डर 3 टाइप के होते हैं, फोबिया, पैनिक और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिप्रेशन भी साथ होती है। डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इनको आपने हिस्ट्री पे बनाना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैनिक अटैक है तो पैनिक अटैक में आपने कहना है कि पेशेंट को आपने 1 से लेकर 2 मिनट तक हाइपर वेंटिलेट करना है, ऑब्जर्व करना है कि सिम्टम आ रहे या नहीं आ रहे। क्लियर? तो और आप एबीजीज करा लोगे तो आपको रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस भी देखने को मिल सकता है ड्यू टू क्रॉनिक हाइपर वेंटिलेशन। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्रॉनिक एंजाइटी होती है विद अनकंट्रोलेबल वरी। ओके, तो इसकी एसोसिएशन होती है परसिस्टेंट सोमैटिक सिम्टम ऑफ मसल टेंशन है, बोवल डिस्टर्बेंस है, यानी मसल की टेंशन होती है और बोवल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है और एजिटेटेड बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब 3 तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक और फोबिक है, और इन तीनों के अंदर 4 पॉइंट्स हमने रट्टा मारने हैं। अकरेंस, बिहेवियर, कॉग्निशन, सिम्टम्स। अब इनके क्या डिफरेंस होते हैं? क्लियर? जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ना, ये परसिस्टेंट होता है, यानी इसकी अकरेंस क्या होगी? परसिस्टेंट होगी। फोबिया क्या होगा? ये सिचुएशनल होता है। और पैनिक क्या होता है? प्रोक्सिजमल होता है। अब नेक्स्ट है बी से क्या होगा? बिहेवियर। ओके, जनरलाइज में एजिटेशन होती है, फोबिया में क्या होता है? अवॉइड कर रहा होता है, जबकि पैनिक में स्केप कर रहा होता है। नेक्स्ट है सी से कॉग्निशन। एंजाइटी में वरी होती है। क्लियर? फोबिया में क्या होता है? फियर ऑफ सिम्टम होता है, फियर ऑफ सिचुएशन होता है, और पैनिक में फियर ऑफ सिम्टम होता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में सिम्टम परसिस्टेंट होते हैं, फोबिया में ऑन एक्सपोजर होते हैं और पैनिक में एपिसोडिक या प्रोक्सिजमल होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर आता है रिपीटेड प्रोक्सिजमल अटैक और सीवियर एंजाइटी। ओके, जो कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन पे स्पेसिफिक नहीं होते। यहाँ पे पर्सन अपने सिम्टम से फियर होता है, यानी अपने सिम्टम से खौफजदा होता है। अब एपिसोडिक सोमैटिक सिम्टम कौन कौन से होते हैं? चेस्ट पेन होता है, पाल्पिटेशन होता है, पैरेस्थीसिया होता है लिप्स और फिंगर्स में। अब ये ना हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी देखने को मिलती है। अब जो पेशेंट जिनको पैनिक अटैक होते हैं उनको ये खौफ है कि उनको कोई सीरियस इलनेस है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, जिसके लिए वो इमरजेंसी में मेडिकल अटेंशन गेन करते हैं। पेशेंट का मेनली इसके बिहेवियर होता है, प्रोक्सिजमल अटैक होते हैं, और साथ में एगोराफोबिया भी होता है। एगोराफोबिया का क्या मतलब होता है? अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, जहाँ से स्केप करना बड़ा मुश्किल होता है। फोबिक डिसऑर्डर है, फोबिक डिसऑर्डर में एक्सेसिव इरेशनल फियर होता है किसी भी चीज़ का, और इसमें अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। एक जनरलाइज फोबिया होता है जिसमें आप बाहर जाने से कतराते हैं, तो वो एगोराफोबिया होता है। ओके, और फोबिया को ठीक करने के लिए हम क्या करते होते हैं? ओके, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसके लिए क्या क्या करनी होती है? सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशन करना होता है, फिर रीअश्योरेंस करना होता है। फोबिया के लिए आप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, इसके अलावा सीबीटी, आईपीटी करते हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दे दोगे, बेंजोडाइजिपिन दे दोगे, बीटा ब्लॉकर दे दोगे, प्रोपेनोलोल है। और जो आपने एसएसआरआई देनी है या टीसीए देनी है, उनकी आपने डोज ज़्यादा बढ़ानी है फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, सही हो गया? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर तो अच्छे से फिनिश हो गया है। नेक्स्ट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, मीनिया, ओके, शिजोफ्रेनिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, शिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर। ओके, सही हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑन बाइपोलर डिजीज यूजली क्लिनिकल होता है, लेकिन आपने फुल न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव एग्जामिनेशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट है लिथियम। ओके, लिथियम में जो डिजायर्ड ब्लड लेवल्स होते हैं वो 0.5 से लेकर 1 मिलीमोल पर लीटर होते हैं। क्लियर? और आपने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं स्टार्ट करने से पहले या मॉनिटरिंग में? आरएफटी और एलएफटी कराना होता है। क्लियर? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट में हाइपोथायराइडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, सीजर्स,
ट्रेमर, वेट गेन, कैल्शियम और पीटीएच का लेवल ज़्यादा होता है, रीनल फेलियर होता है और टीराटोजेनिक होती है। नेक्स्ट है साइन सिम्टम ऑफ बाइपोलर डिजीज, निमोनिक है, डिक फास्ट, डिसट्रैक्टिबिलिटी, आई से क्या होता है, ओके, आई से इरिटेबिलिटी होता है, ग्रैंडियोसिटी होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है, एक्टिविटी बढ़ जाती होती है, ओके, स्पीच टारगेटिवनेस होता है और आपको क्या होता है, ओके, यानी काफ़ी ओवर एक्टिव बिहेवियर होता है, ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर डिप्रेशन का फेज है तो आपने एंटी डिप्रेशन देने हैं और साथ में मूड स्टेबलाइजर देने हैं। मूड स्टेबलाइजर में ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन और सोडियम वेलप्रोइट और लैमोट्रिजिन आ जाती है, क्लियर। और मेनिया में आपने लिथियम कार्बोनेट देना और टीसीए देना होता है, क्लियर, सही हो गया। तो ऑलमोस्ट ये ट्रीटमेंट है। बाकी कॉग्निटिव इंटरपर्सनल थेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आ जाएगा। टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिजीज दो तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में मेनिया, फिर हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेशन है, और टाइप 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन है, कोई मेनिया नहीं होता। वाई इज बाइपोलर, ओके, बाइपोलर में एपिसोडिक डिस्टर्बेंस होती है, यानी पहले डिप्रेशन होगा फिर एलिवेशन देखने को मिलता है, ओके, 20s में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। जो एपिसोड ऑफ एलिवेटेड मूड उसको बोलते हैं हाइपोमेनिया, ओके, ठीक हो गया। और वैन माइल्ड, ओके, माइल्ड हो और शॉर्ट लिव्ड हो, यानी अगर किसी को एलिवेटेड मूड है, थोड़ी देर के लिए था और थोड़ा सा था और थोड़ी देर के लिए था तो हाइपोमेनिया, और सिवियर और क्रॉनिक हो तो उसको मेनिया कहते हैं, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज डिलीरियम, बल्कि डिमेंशिया मैंने ओपन कर लिया, चलो डिमेंशिया पहले कर लेते हैं, ओके, ठीक है। डिफाइन डिमेंशिया, तो डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया में क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होता है, क्लियर, ठीक है। अल्जाइमर में आपको देखने को मिलता होता है, सही है। तो डिमेंशिया में लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ अराउजल, ठीक हो गया, ओके। लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन, नो इम्पेयरमेंट ऑफ अराउजल है, लेकिन अगर इम्पेयरमेंट ऑफ अराउजल भी आ जाए, मतलब कन्फ्यूजन है, ड्राउजीनेस है, तो एक्यूट डिलीरियम आपने लिखना होता है। डिमेंशिया ओल्डर इंडिविजुअल में होता है, जबकि और डिमेंशिया इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्यूट डिलीरियम, यानी एक्यूट डिलीरियम एक्यूट होता है, डिमेंशिया क्रॉनिक होता है। इन्वेस्टिगेशन इन डिमेंशिया, तो डिमेंशिया में, ओके, मिनी डेविडसन सारी इन्वेस्टिगेशन बताई हुई है, ओके। तो कौन कौन सी है, आपने सीटी स्कैन, एमआरआई कराना होता है, चेस्ट एक्सरे कराना है, बाकी ये सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, आरएफटी, एलएफटी, ग्लूकोज वगैरह के लेवल कराने होते हैं। सबसे पहले आपने हेड की इमेजिंग करानी है, सीटी स्कैन से, एमआरआई से। फिर ब्लड है, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम लेवल प्रोफाइल, टीएफटी, एएनए, एंटीडीएस एंटीबॉडी, और सिलेक्टेड पेशेंट में एचआईवी, लंबर पंक्चर या ब्रेन बायोप्सी है। मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, ओके, तो आपने ना इसके करेक्टेबल कॉजेज को रिमूव करना होता है, सपोर्टिव केयर देनी होती है। अगर अल्जाइमर है तो एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग है, लाइक डोनिपेजिल, रिवास्टिगमिन, मेमेंटी देना होता है, क्लियर, सही हो गया। अगर थायराइड डिजीज़ की वजह से है तो आपने उसको इसके हिसाब से मैनेज करना होता है, क्लियर। नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ इज द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, ओल्डर इंडिविजुअल में होता है। दो एबनॉर्मल प्रोटीन की डेपोजिशन होती है, टाउ प्रोटीन, अमोलाइड बीटा प्रोटीन। अमोलाइड बीटा एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूराइटिक प्लाक बनाती है, जबकि टाउ प्रोटीन न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल बनाती है। अभी डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन अल्जाइमर डिजीज इज एस्पायरेशन निमोनिया। अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है, कोलिनोमिमेटिक ड्रग से ठीक करते होते हैं, ओके। अब जो ड्रग होती है अल्जाइमर डिजीज में वो प्रोग्रेशन को नहीं रोकती, लेकिन वो इंप्रूवमेंट कर देती है। अब ड्रग कौन सी है, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर लाइक रिवास्टिगमिन, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। डोनिपेजिल और गैलेंटामाइन है, और एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर में मेमेंटिन आ जाएगा। नेक्स्ट इज लुई बॉडी डिमेंशिया, ओके। लुई बॉडी डिमेंशिया का टारगेट होता है डिमेंशिया, पार्किंसन और विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ठीक हो गया, ओके। लेकिन ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता होता है, जबकि पार्किंसन वाला सब्सटेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट में वंस अगेन एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर देना होता है, एंटी पार्किंसन ड्रग देनी है लाइक लीवोडोपा, कार्बिडोपा, सही हो गया, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिसफंक्शन देखने को मिलता है और विजुअल हेलुसिनेशन भी होती है, ओके। इसमें आपने लीवोडोपा, कार्बिडोपा और एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ड्रग देनी है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन कॉजेज अल्जाइमर, सेकंड मोस्ट कॉमन एज इज वास्कुलर डिमेंशिया ड्यू टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल है। इसके अलावा लुई बॉडी डिमेंशिया, लुई बॉडी डिमेंशिया एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिमेंशिया प्लस पार्किंसन प्लस विजुअल हेलुसिनेशन होती है। प्रियॉन डिजीज है, क्रूड्सफील्ड जैकब डिजीज है, प्रोग्रेसिव होता है और टिपिकल ईईजी फाइंडिंग होती है। हॉकी स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है इसमें। पिक्स डिजीज है, पिक्स डिजीज में लैंग्वेज सेंटर अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एफीजिया होता है, क्लियर। बाकी एंडोक्राइनोपैथीज की वजह से हो सकता है लाइक थायराइड टाइप डिमेंशिया, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है। एड्रिनल टाइप ऑफ डिमेंशिया, एडिसन या कुशिंग आ जाएगा। न्यूट्रिशनल वाला थायमिन की या B12 की डेफिशिएंसी है या एचआईवी की वजह से डिमेंशिया होता है। अब डिमेंशिया में जो 3 एरियाज अफेक्टेड होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब डिलीरियम वगैरह को देख लेते हैं, ओके। डिलीरियम है, ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ अराउजल, अराउजल का डिस्टर्बेंस होता है, क्लियर। ग्लोबल इंपेयरमेंट ऑफ मेंटल फंक्शन है, कन्फ्यूजन,
कॉन्शियसनेस खराब हो जाती है, ड्राउजीनेस होता है, डिसओरिएंटेशन होती है, डिलीरियम रात को काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है, साथ में इमोशनल चेंजेस भी होती है, लाइक पेशेंट को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, एक्यूट कन्फ्यूजन वगैरह होना शुरू हो जाती है। ओके, तो आपने हिस्ट्री में सवाल पूछने हैं रिलेटेड टू द डिमेंशिया, डिमेंशिया को एक्सक्लूड करना होता है। अब डिलीरियम को डिपेंडिंग अपॉन साइकोमोटर चेंजेस 3 में डिवाइड करते हैं, हाइपर एक्टिव डिलीरियम, हाइपो एक्टिव डिलीरियम और मिक्स डिलीरियम। ओके, ठीक हो गया। तो हाइपर एक्टिव डिलीरियम में पेशेंट एजिटेटेड होगा, रेस्टलेस होगा, हाइपो एक्टिव में लेथार्जिक होगा, सिडेटिव होगा और मिक्स्ड में फ्लक्चुएटिंग होगा। डिलीरियम में कोई ना कोई ड्रग इंटेक की हिस्ट्री होती है, एक्यूट कंडीशन होता है, ड्राउजीनेस और डिसओरिएंटेशन होती है, कॉग्निटिव फंक्शन और कॉन्शियसनेस दोनों कम हो जाती है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद कॉमन काजेज एंड इन्वेस्टिगेशन है, तो बिग डेविडसन में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट हर डिजीज डिलीरियम करवा सकता है। इन्फेक्शन में मेन रट्टा मार लो, यूटीआई, निमोनिया, सेलुलाइटिस है। मेटाबॉलिक में आपने लाइक ग्लूकोज को कम कर दो, सोडियम को कम कर दो, कैल्शियम को बढ़ा दो, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है, अमोनिया के लेवल को बढ़ा दो, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म B12 की डेफिशिएंसी है। टॉक्सिन्स में आपके अल्कोहल, ओपियाइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बेंजोडाइजेपिन है। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक, सबड्यूरल हीमाटोमा। ओके, इसके अलावा ऑक्सीजन का कम होना, CO2 का ज़्यादा हो जाना। ओके, क्लियर, ये सब है। इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आप CBC यानी इन्फेक्शन कौन कौन से हैं, निमोनिया, UTI, तो आप CBC, ESR, CRP चेस्ट एक्सरे करा लोगे। मेटाबॉलिक कॉजेस में लाइक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, तो यूरियल इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज लेवल, LFTs करा लोगे। टॉक्सिक इंसल्ट है, डाइजॉक्सिन लेवल दे दोगे। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, CT स्कैन, MRI करा लोगे। पेन है या हाइपोक्सिया है तो पल्स ऑक्सीमेट्री वगैरह करा लोगे। काजेस ऑफ एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट, तो बहुत सारे काजेस हैं, ऑलमोस्ट हर डिजीज डिलीरियम वगैरह करवा सकता होता है, सारे जनरल टेस्ट है। डायग्नोसिस ऑफ डिलीरियम है तो इसके लिए 480 स्कोर चाहिए या कैम्प स्कोर चाहिए। ओके ओके, 480 स्कोर या कैम्प स्कोर चाहिए। कैम्प स्कोर क्या है, क्लिनिकल असेसमेंट मेथड होता है और ये वो है जिससे डिलीरियम को डायग्नोस करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और डायग्नोस बनाने के बाद आपने इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वगैरह को देखना होता है। सही है। हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे, ड्रग्स के बारे में पूछेंगे, अल्कोहल के बारे में पूछेंगे। एग्जामिनेशन में सिम्टम्स, इन्फेक्शन है, सिम्टम्स में इन्फेक्शन या स्ट्रोक है, और साइंस में आप कोई बुखार वगैरह या यूरिन कोई एग्जामिनेशन वगैरह, और लास्ट में मेंटल मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है, कौन से ड्रग्स डिलीरियम करवाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसका मिमोनिक है ओके, जी पोड है, जी पोड। ओके, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पी से साइकोट्रोपिक्स है, ओ से ओपियाइड है, डी से डाइजॉक्सिन है, और ए से आप एंटीकोलिनर्जिक पे रट्टा मार लो। मैनेजमेंट ऑफ डिलीरियम, सबसे पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन है। पेशेंट को अपने वार्म लाइट इन्वायरमेंट देना होता है विद हियरिंग एड और ग्लासेस, ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो। ओके, यानी इसको ग्लासेस भी दे दिया है, हियरिंग एड भी दे दिया है। गुड नर्सिंग केयर है ताकि इसकी ओरिएंटेशन प्रिजर्व रहे, फाल वगैरह कम से कम हो, प्रेशर सोर्स को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना होता है। सिडेटिव देने हैं, सिडेटिव कंडीशन को वर्सन कर सकते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीसाइकोटिक वगैरह दोगे। एंटीसाइकोटिक में आपने एटिपिकल देनी है, ओलेंजापिन या क्यूटियापिन होती है। बेंजोडाइज़ेपिन दे दोगे। ओके, यानी जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है डिलीरियम ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिलीरियम ट्रीटमेंट में सिर्फ डायज़ेपाम इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। मेनली क्या है, आपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसको रिमूव करना है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, वेल लाइट रूम होना चाहिए, सिडेटिव ड्रग को अवॉइड करनी है, हैलोपेरिडोल या एंटीसाइकोटिक ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर डिलीरियम ट्रीटमेंट है तो आपने IV थायमीन और डायज़ेपाम देनी होती है। ओके, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं। क्लियर, सही हो गया। तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, मिमोनिक के PROD, प्रोड्स। ओके, P से पॉलीफार्मेसी, R से रीनल इंपेयरमेंट है, O से ओल्ड एज, T से डिमेंशिया और S से सेंसरी इंपेयरमेंट है। जबकि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में अगर कोई ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, पेन, कॉन्स्टिपेशन है, मेडिकेशन है, उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। व्हाट इज डिलीरियम, तो डिलीरियम को हम एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट भी कहते हैं। इसमें डिस्टर्बेंस होगा अराउजल स्टेट के अंदर। ओके, और कॉन्शियसनेस की इंपेयरमेंट देखने को मिलती है, एक्यूट होती है और ये रिवर्सिबल होती है। मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि ICU में होती है, इन्फेक्शन, डिमेंशिया, स्ट्रोक, ड्रग की वजह से होती है। डिमेंशिया प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ मेमोरी होता है, लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन आपको खराब देखने को मिलते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। तो डिलीरियम क्या है, कन्फ्यूज्ड है और ड्राउजी है, यानी इम्पेयर्ड अराउजल, इम्पेयर्ड अराउजल, ड्राउजल ड्राउजी है। डिमेंशिया में कन्फ्यूज्ड होता है लेकिन वो ड्राउजी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। ओके, तो बुलिमिया नर्वोसा के क्लिनिकल फीचर और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो जो बुलिमिया नर्वोसा होता है फीमेल्स में, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, 19 साल से ऊपर वाली में। ओके, इसमें जो बुलिमिया नर्वोसा में वेट आपका नॉर्मल होता है। ओके, और इसमें क्या कहने का मतलब क्या होता है कि बिंज ईटिंग होती है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर बिंज ईटिंग है, और कंपनसेटरी बिहेवियर होता है, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, परगेटिव और डाइटिंग है। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग की वजह से पिटिंग इनेमल और रसल साइन होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस लाइक हाइपोक्लीमिया होता है। 3 फिजिकल साइन जो रट्टा मार लेना। ओके, पिटेड इनेमल, रसल साइन, नकल्स की सकारिंग होती
होती है और पैरोटाइड ग्लैंड की लार्जमेंट है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा का ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, 15 से लेकर 19 वाले में देखने को मिलता है। ज़्यादा वेट लॉस होता है, फूड अवॉइडेंस करती होती है, साथ में परगेटिव या एक्सेसिव डाइटिंग या एक्सरसाइज भी कर सकती होती है। एंजाइटी या डिप्रेशन भी होता है, डाउनी हेयर या लैनिगो हेयर देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में वेट लॉस 15% से ज़्यादा का आपको देखने को मिलता है, अवॉइडेंस ऑफ हाई कैलोरी फूड है, डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज है और इम्यूनोरिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा लोगे आप? यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करा लोगे, अपर जीए एंडोस्कोपी करा लोगे, ईसीजी करा लोगे। क्लियर? और ईसीजी में क्या देखोगे? हाइपोक्लीमिया। ओके, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव या डायूरेटिक की वजह से क्या होता है? हाइपोक्लीमिया होता है, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो जाती है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, ईसीजी वगैरह ऑब्टेन कर लोगे, और रिपीटेड वॉमिटिंग की वजह से मिलोरी वी स्टीयर हो सकता है, दैट इज वाई इसोफेगोस्कोपी कराते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, दोनों का मैनेजमेंट सीबीटी आईपीटी है और एंटी डिप्रेसेंट देने होता है, फ्लॉक्सेटिन है। मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, ईसीजी में आपको टी वेव एबनॉर्मैलिटीज, टी वेव इनवॉल्यूशन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है ड्यू टू हाइपोक्लीमिया। इसके अलावा एरिथमिया हो सकता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हेमाटोलॉजी में आपको पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया। एंडोक्राइन में आपको प्यूबर्टल डिले, शॉर्ट स्ट्रेचर है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, एमिनोरिया है। मेटाबॉलिक में आपको यूरीमिया देखने को मिलता होता है। ओके, रीनल स्टोन या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन है और एबनॉर्मल एलएफटीज आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, सीबीटी वैसे किसी काम की नहीं होती, एफपीटी कर सकते होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देना होता है और आपने हॉस्पिटलाइजेशन करनी होती है। ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर? एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा होता है, फीमेल्स को अफेक्ट करते होते हैं। इसके अलावा एक लेस सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ओके, ठीक हो गया था, ज़्यादा सीवियर नहीं होता। ओबेसिटी इज नॉट अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, बल्कि ये लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर होता है। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद फैक्टिशियस डिसऑर्डर एंड मेलिंगरिंग वाला है। ओके, झूठ मूठ कंट्रोल करना सिम्टम्स को। ओके, एल्गोरिथम टू डायग्नोस मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, ओके, तो आपने देखना है कि कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है या नहीं। अगर कोई यानी कहने का मतलब सिस्टम अगर फुली एक्सप्लेन्ड है तो ऑर्गेनिक डिजीज़ है, अगर नहीं है तो मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल है। फिर आपने देखना है कि पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है तो वो होता है, आपने दूसरा काम देखना है कि गेन है या नहीं। अगर कोई सिक रोल अपने आप को दिखाना चाह रहा है तो वो फैक्टिशियस होता है, और अगर कोई 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 गेन है लाइक पैसा या कंपनसेशन है तो वो मेलिंगरिंग होती है। अगर पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर रहा, अगर पेशेंट सीधा डायग्नोस पे चला गया तो वो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। अगर पेशेंट सिम्टम पे गया है, मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम है तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर होता है, अदरवाइज फंक्शनल सोमैटिक सिम्टम होता है। क्लियर? और फंक्शनल सोमैटिक सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सा होता है? ओके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आपके आईबीएस होता है और फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। आजकल हम सबको यही हो रहा है, आईबीएस और फंक्शनल डिस्पेप्सिया। गायनी में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकता है, टेंशन की वजह से क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। रूमेटोलॉजी में फाइब्रोमाइल्जिया होता है। कार्डियोलॉजी में एटिपिकल या नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होता है। रेस्पिरेशन में हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है। इन्फेक्शन में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। पोस्ट वायरल होता है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और की वजह से। ओके, न्यूरोलॉजी में टेंशन हेडेक होता है। फंक्शनल गेट डिसऑर्डर होता है। डेंटिस्ट्री में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होता है। ईएनटी में ग्लोबस सिंड्रोम होता है। एलर्जी मेडिसिन में मल्टीपल केमिकल सेंसिटिविटी होती है। मेन आपने जीआईटी में आईबीएस को, फंक्शनल डिस्पेप्सिया को रट्टा मार लो। कार्डियोलॉजी में आपने ठीक हो गया चेस्ट पेन वगैरह। क्लिनिकल फीचर ऑफ फैक्टिशियस में अपने आपको सिक रोल दिखा रहा होता है हॉस्पिटलाइज करने के लिए। ओके, जब इन्वेस्टिगेशन नेगेटिव होती है तो एक गुस्सा हो जाता है। डिफाइन फैक्टिशियस डिसऑर्डर, ओके, वो डिसऑर्डर जिसमें मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम होते हैं और पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल करता है साइन सिम्टम को। मैनेजमेंट ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर है तो इसमें आपने जेंटल बट फर्म कन्फ्रंटेशन करनी है पेशेंट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, ट्रीटमेंट को आपने नहीं देना होता कुछ। ओके, व्हाट इज मेलिंगरिंग है? मेलिंगरिंग क्या होती है? मेलिंगरिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, दिस इज नॉट अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। तो इसमें डेलिब्रेट कॉन्शियस प्रोडक्शन ऑफ साइंस होते हैं टू गेन, ओके, कुछ हासिल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैसा हासिल करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना या फिनेंशियल गेन लेना। ओके, ठीक हो गया। अब डिफरेंस फ्रॉम द फैक्टिशियस डिसऑर्डर, फैक्टिशियस डिसऑर्डर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है, मेलिंगरिंग साइकियाट्रिक इलनेस नहीं होता। फैक्टिशियस में कोई आइडेंटिफाइबल गेन नहीं होता, बस उसने सिक रोल दिखाना होता है अपने आप को। मेलिंगरिंग में आइडेंटिफाइबल गेन होता है, लाइक मनी है, अवॉइडेंस ऑफ वर्क है। ओके, व्हाट इज मुंचेसन सिंड्रोम? मुंचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, मुंचेसन सिंड्रोम सीवियर क्रॉनिक फॉर्म ऑफ फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट डिफरेंट हॉस्पिटल को विजिट करता है फॉर द सेम कंप्लेन और डॉक्टर को कहता है कि टेस्ट करो, मेरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, यहाँ तक कि सर्जरी भी कर दो। मुंचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। ओके, इसमें जो केयर गिवर होता है वो किसी और को बीमार कर देता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एंजॉय करता होता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई हैं। ओके, ऑयल
ओके, कार्डियोटॉक्सिसिटी इन टीसीए। तो जो टीसीए क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, हार्ट पर एक्यूट इंटरवल बढ़ जाता होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते होते हैं। काज ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन इमोशनल डेप्रीवेशन की वजह से देखने को मिलती है, अर्ली लाइफ, क्लियर, इसकी वजह से देखने को मिलती है, या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की वजह से देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल किसी लव्ड वन की डेथ वगैरह हो गई है, या मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से। मेडिसिन में क्या होता है कि सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन की कमी की वजह से, या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के डिस्टर्बेंस की वजह से, फॉर एग्जांपल कुशिंग में या हाइपोथायरॉयडिज्म में। क्लियर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, निमोनिक साइगी कैप्स, तकरीबन आपको लो मूड 2 हफ्ते तक चाहिए, और आपको 5 सिम्टम चाहिए। वो क्या क्या होते हैं, साइगी कैप्स, स्लीप कम हो जाएगी, ओके, रात के वक्त, ओके, आई से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा प्लेयरेबल एक्टिविटीज में, दिस इज कॉल्ड एनीडोनिया। जी से गिल्टिंग है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। ई से एनर्जी खत्म हो जाएगी, सी से कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, ए से एपिटाइट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। साइकोमोटर चेंजेस है, लाइक एजिटेशन एंजाइटी में, और रिटार्डेशन लेथार्जी में, और सुसाइडल आइडिएशन होती है। क्लियर। ड्रग यूज इन डिप्रेशन, ओके, डिप्रेशन में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, ओके, टीसीए होती है, नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर देती है। एमिट्रिप्टाइलिन, क्लोमिप्रामिन, इमिप्रामिन होती है। टीसीए पोस्चरल हाइपोटेंशन करवाती है, एक्यूट इंटरवल को बढ़ा देती है। और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में क्या होता है, ड्राई माउथ, ड्राई आइज, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन है। एसएसआरआई सेरोटोनिन की रिएप्टेक को इनहिबिट कर देती है। सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सेटिन, सेटालोप्राम, एसिटालोप्राम है, और इसके 2 एस होते हैं, ओके, 3 एस होते हैं। एसएसआरआई एक एस सेरोटोनिन सिंड्रोम, और एक एस होगा सेक्सुअल साइड इफेक्ट होगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम में अगर आप एसएसआरआई को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ ले लो तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें फीवर, मायोक्लोनस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी होता है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। इसमें फिनाल्जीन और ट्रेनाल किप्रोमीन है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वेट गेन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। स्पेसिफिकली अगर आप टिरामिन कंटेनिंग फूड से ले लोगे, लाइक चीज़ और रेड वाइन है। इसके बाद एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, इसमें बस नाम याद रखने हैं, बुप्रोपियोन, मिर्टाजापिन है। नेक्स्ट है, अगर किसी फीमेल को सीवियर डिप्रेशन है और वेट लॉस है तो क्या क्या डिफरेंशियल बन सकते हैं, ओके। डिप्रेसिव इलनेस है, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है, ओके। डिप्रेशन में आपने हिस्ट्री और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना है, सबसे पहले उसका पेरेंट्स, उसका बिहेवियर, और बाकी साइगी कैप्स को रट्टा मार लेना। क्या क्या साइगी कैप्स में आता है, उसका स्पीच, इंटरेस्ट, गिल्टी, एनर्जी, कंसंट्रेशन, साइकोमोटर चेंजेस, थॉट, स्लीप्स, सब चीज़ें आ जाती है। क्लियर। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन डिप्रेशन यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोस होता है, बस आपने क्या कराना होता है, सीबीसी, टीएफटी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी डिप्रेशन होता है, एएनए करा लोगे, एसएलई की वजह से भी हो सकता है। बाकी सोडियम, पोटेशियम और ईईजी और ब्रेन इमेजिंग करा लोगे। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम का जो ट्राइट होता है, फीवर, मायोक्लोनस, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिएक्टिविटी होता है। सिप्रोहेप्टाडीन आप देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ओके, सही हो गया। और आपने 2 हफ्ते तक वेट करना होता है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर और एसएसआरआई को मिला के नहीं देना होता। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए साइकोथेरेपी है, जिसमें सीबीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी है, और एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। एसएसआरआई में सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, ओके। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कब इस्तेमाल करते हैं, जब साइकोटिक सिम्टम होते हैं, ओके। 3 एस में रट्टा मार लेना, सिम्टम्स, सीवियर डिहाइड्रेशन और सुसाइडल रिस्क आपको देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर यूनिपोलर डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें लो मूड होता है और एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं। बाइपोलर में मूड एलिवेटेड होगा और डिप्रेशन भी होगा, और डिसथीमिया में क्रोनिक लो ग्रेड मूड होगा, लेकिन कोई एसोसिएटेड सिम्टम नहीं होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, तो इसमें मैंने 3 एस बताए थे। सीवियर डिप्रेशन आ जाएगा, साइकोटिक सिम्टम आपको देखने को मिलता है, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, या स्ट्यूपोर है, या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, या साइकोसिस है, शिजोफ्रीनिया वाली। तो सीवियर डिप्रेशन, मेडिसिन फेल हो गई है, शिजोफ्रीनिया, साइकोसिस है, सीवियर कैटाटोनिया है, या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है। और कब आपने रेफरल करना है साइकेट्रिस्ट के पास, जब 2 या 2 से ज़्यादा इंटरवेंशन फेल हो चुकी है, डिप्रेशन 1 साल में रिकरेंस आ गया है, या सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो गई है पहले। नेक्स्ट इज माइग्रेन या मिग्रेन, ओके। मिग्रेन में सिर्फ एक ही है बस, ओके। मिग्रेन रिवाइज फ्रॉम मेडिसिन 1 न्यूरोलॉजी, बेइज्जती कर दी हमारी। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किसकी, ओसीडी की। ओसीडी में ऑब्सेशन होती है और कंपल्शन होती है। ऑब्सेशन क्या होती है, रिकरेंट एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स होती है, और कंपल्शन क्या होती है, रिकरेंट एक्ट्स होती है, ताकि एंजाइटी को ओवरकम कर सके। परफेक्शनिस्ट क्या होता है, ऐसा बंदा जो कि इनटॉलरेंट होता है शॉर्ट कमिंग्स इन देम सेल्फ एंड प्राइड देम सेल्फ इन देयर हाई स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल सफाई सुथराई का एग्जाम्पल, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, ओके, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा सा भी ना करना, ठीक हो गया। अभी जर्मोफोबिया, ओके, यानी कि कोई पेशेंट कहता है कि मेरे हाथ में जरासीम लगे हुए, बार बार हाथ धोना, तो ये आता है आपका
ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इसमें आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, शिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिजीज, एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो ऑब्सेशन ओसीडी क्या होता है? ओसीडी में ऑब्सेशन, कंपल्शन और परफेक्शनिस्ट होता है। ऑब्सेशन में थॉट्स, इमेजेस या इंपल्सेस होती है जो कि रिकरेंट होती है, अनवांटेड होती है, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग होती है। ऑब्सेशन क्या होती है? ऑब्सेशन एक ऑब्सेशन की वजह से कंपल्शन होता है। कंपल्शन आर द रिपीटेड एक्शन विच आर परफॉर्म टू रिलीव द एंजाइटी। फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती होती है, क्लियर, ठीक है, नहीं बल्कि दोनों बराबर होती है, दोनों में बराबर होती है। इसके बाद डेफिनेशन वगैरह हो जाएगी। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी क्या होता है? फार्माकोथेरेपी में ओसीडी वगैरह के लिए लाइक आप एसएसआरआई देते हैं, टीसीए दे देते हैं। और साइकोथेरेपी में आपने क्या करना है? रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एनालिटिकल ओरिएंटेड थेरेपी और थॉट रीमॉडलिंग करते होते हैं। ये सीबीटी की थेरेपी होती है। और सर्जरी के अंदर सब कोडेड ट्रैक्टोटमी या सिंगुलोटमी कर सकते हैं, या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। ओके, ये भी हो जाएगा हमारा। इसके बाद प्यूरल, ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर, ये क्या है? ये तो दोबारा बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, कहते हैं वहाँ जाके देखो। ओके, शिजोफ्रेनिया से अच्छी खासी चीज़ें आई है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ शिजोफ्रेनिया? शिजोफ्रेनिया इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कास्ड बाय ब्रेन डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटीज। दिस आर द रिस्क फैक्टर जो कि ऑलमोस्ट हर डिजीज में आपने लिख देने हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री है, ओके, या डिक्रीज ब्रेन साइज है, खासतौर पर टेम्पोरल लोब का। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ शिजोफ्रेनिया। ओके, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिलूजनल डिसऑर्डर है, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं होगा शिजोफ्रेनिया का। साइकोटिक डिप्रेशन है, इसमें आपको डिप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलती होती है। ओके, मीनिक एपिसोड में आपको मीनिया देखने को मिलेगा। शिजोफेक्टिव में मूड और शिजोफ्रेनिया दोनों देखने को मिलता है। पुरपुरियल साइकोसिस आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है, तो ये तो आपके आगे फंक्शनल साइकोसिस, डिलूजन डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, मीनिक है, शिजोफेक्टिव है और पुरपुरियल साइकोसिस है। ड्रग इंड्यूस में ड्रग हिस्ट्री होगी। ओके, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में सीजर मिलेगा। डिलीरियम में विजुअल हेलुसिनेशन और इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है। डिमेंशिया में एज ज़्यादा होती है। इस्टेब्लिश कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। हंटिंगटन में फैमिली हिस्ट्री होती है। कोरियो एथिटॉइड मूवमेंट होती है। डिमेंशिया होता है। डिफाइंड डिलूजन, डिलूजन इज अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ओके, विच इज रेजिस्टेंट टू द चेंज। उसको दो में डिवाइड करते हैं, बिजार डिलूजन और नॉन बिजार डिलूजन। नॉन बिजार डिलूजन जिनके सही होने के कोई चांसेस नहीं, और बिजार डिलूजन जिनके सही होने के चांसेस, ओके, नहीं, नॉन बिजार डिलीजन जिनके सही होने के चांसेस थोड़े फिर भी ज़्यादा होते हैं। बिजार डिलीजन जो कि थोड़ी अजीब और गरीब हो जाती है। ओके, इसके बाद डिफाइंड हेलोसिनेशन है, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस है। ऑडिटरी हेलोसिनेशन शिजोफ्रेनिया में होती है। टेक्टाइल हेलोसिनेशन आपको अल्कोहल या कोकीन में देखने को मिलती है। ओल्फैक्टरी और गस्टेटरी आपको देखने को मिलती है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। ड्रग यूज इन शिजोफ्रेनिया, ओके, दो जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है। फर्स्ट जनरेशन में आपकी आती है लाइक कौन कौन सी आती है? क्लोप्रोमाजिन और हैलोपेरिडोल है। सेकंड जनरेशन में एटीपी आती होती है, मेनली सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जबकि फर्स्ट वाली डोपामीन को, सीरोटोनिन को, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। फर्स्ट जनरेशन में क्लोप्रोमाजिन, फ्लोफिनाजिन और हैलोपेरिडोल है। सेकंड जनरेशन में आपकी ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन और क्लोजापिन आ जाती है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम करा देती है, लाइक पार्किंसन, एकैथीसिया, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवा देती है, जिसकी वजह से गायनिकोमास्टिया, गैलेक्टोरिया, एमिनूरिया होता है। ऑप्थेल्मिक में रेटिनल प्रॉब्लम, कैटरेक्ट और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है। और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी करवा सकती है, और कोलिनर्जिक ब्लॉकेट भी करा सकती है। ड्राई आइज, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन इंपॉर्टेंस है। सेकंड जनरेशन में जो क्लोजापिन होती है ये ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है। ओलेंजापिन, क्यूटियापिन वेट गेन करवाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और रिस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया में मेरी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, गेट और मोटर एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, टीएफटी करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं। मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हो सकता है, लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टॉर्सिटीज, पॉइंटिसोडसन रहता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग की लेने की वजह से होता है। फीवर, रिजिडिटी और ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होता है। इसमें ल्यूकोसाइटोसिस और क्रिएटिन काइनेस का लेवल ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट में आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग को छोड़ देना होता है, आईसीयू में एडमिट करना होता है, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है, हाइपरथर्मिया को रिड्यूस करना है, ब्रोमाक्लेटिन या डेंट्रोलिन आपने इस्तेमाल करनी होती है। सीरोटोनिन सिंड्रोम, इसके डिफरेंशियल में सीरोटोनिन सिंड्रोम है। कब होगा सीरोटोनिन सिंड्रोम? जब एसएसआरआई और मोनोमिनॉक्सिडेज इनहिबिटर मिला लेंगे, ओके, या लिनोजोलाइड या टीसीए की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में सेप्रोहेप्टाडीन होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हेलोथिन की वजह से हो सकता है, या सक्सिनाल्कोलिन की वजह से हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट होता है डेंट्रोलिन। क्लियर, सही हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा
अच्छा, अब यहाँ पर ये तो फार्मा वाले चार्ट्स हैं। अच्छा, सीरोटिनिन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन है, और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के लिए आपको पता है कि डेंट्रोलिन इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, सीरोटिनिन सिंड्रोम में आपको सिप्रोहेप्टाडीन है, बेंजोडाइजेपिन एंटीट्यूबेशन करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। अच्छा, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में मसल की रिजिडिटी होती है, जबकि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी मसल की रिजिडिटी होती है। ओके, सही होगा। जो सीरोटिनिन सिंड्रोम है इसका ऑनसेट विद इन आवर्स में होता है, जबकि न्यूरोलेप्टिक का 1 से लेकर 3 दिन में होता है। क्लियर, जबकि मिनट्स में जो ऑनसेट है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का होता है। सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आपने 2 में डिवाइड करना होता है। अच्छा, सिम्टम 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव और मूड वाले। जो एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, ए से ऑडिटरी हेलुसिनेशन, बी से ब्रॉडकास्टिंग इंसर्शन या विड्रॉल ऑफ थॉट है, सी से कंट्रोल्ड फीलिंग, इम्पल्सिव रिएक्शन है जिसको पैसिविटी फिनोमिना भी कहते हैं, कोई से करवा रहा है। ओके, या डिलूजन ऑफ परसेप्शन भी आपको देखने को मिलता है। ओके, क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया में आपको पुअर सेल्फ केयर, कैटाटोनिया, ब्लंटेड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एलोजिया, एवोल्यूशन, एनिडोनिया होता है। ओके, जो फर्स्ट टाइम सिम्टम होते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, तो पहले तो आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, गेट और मोटर एग्जामिनेशन करना होता है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना होता है, सीबीसी, एलएफटी है। और ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सोशल स्किल है, और एंटी साइकोटिक में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन आ जाता है। सोशल ट्रीटमेंट में रोटी कपड़ा मकान देना है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। व्हाट इज शिज़ोफ्रेनिया? तो ये थॉट का डिसऑर्डर होता है, हेलुसिनेशन, डिलूजन और लैक ऑफ इंसाइट होती है। व्हाट इज शिज़ोफ्रेनिफॉर्म? शिज़ोफ्रेनिफॉर्म, अच्छा, अगर किसी का ड्यूरेशन साइकोटिक सिम्टम, ओके, कहने का मतलब है 1 महीने से कम की ड्यूरेशन पे है तो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। अगर 6 महीने से कम किया तो शिज़ोफ्रेनिफॉर्म है, 6 महीनों से ज़्यादा किया तो शिज़ोफ्रेनिया होता है। क्लियर, सही हो गया। और शिज़ोफेक्टिव में आपको मूड के सिम्टम भी देखने को मिलते होते हैं, इसमें आपने एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्सेंट इस्तेमाल करनी होती है। ओके, लास्ट इज सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ओके, 10 फ्लैश कार्ड है। ओके, बॉडी डिस्मॉर्फिक फीचर, इसमें कहते हैं कि मेरी बॉडी खराब है। ओके, बिलीव डैट वन इज डिसफिगर्ड इन सम वे, फीमेल्स में देखने को मिलता है, कहती है कि मेरा फेशियल फ्लॉज है। ओके, बार बार शीशा चेक करती है और इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करती है कॉस्मेटिक सर्जरी के, और फंक्शनल इंपेयरमेंट भी देखने को मिलता है। अब इसकी एसोसिएशन एंजाइटी, डिप्रेशन या फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। ट्रीटमेंट में सीबीटी और एंटी डिप्रेसेंट है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में क्या होता है कि मिनिमल मेंटल मतलब क्या होता है कि मिनिमल मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन के बाद एक्सेसिव फटीग होती है। क्लियर, मसल एक्स भी देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा को मिमिक करता होता है। ठीक हो गया, या उनकी इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता होता है। इसमें आप ट्रीटमेंट में ग्रेडेड एक्सरसाइज है। ओके, विद सीबीटी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्सेंट है, लाइक गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है? लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल यानी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, जो कि मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल होता है, रिसेंट स्ट्रेस की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, सेंसरी सिस्टम में एनेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया, डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस होता है। मोटर में गेट डिसऑर्डर होता है, सूडो सीजर, सूडो हेलोसिनेशन, डिसोसिएटिव एमनीजिया होता है, और लाबेली इंडिफरेंस होता है। पेशेंट एपैथिक होता है अबाउट हिज इंपेयरमेंट। ट्रीटमेंट में सीबीटी और साइकोथेरेपी होता है। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर को हिस्टीरिया भी कहते हैं। टिपिकल सिनेरियो यह होता है कि फीमेल ने किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को देखा, लाइक कोई धमाका हुआ या डेथ हो गया, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो गया, लाइक ब्लाइंडनेस, एफोनिया। ओके, लेकिन वो अपनी इस एटीट्यूड के बारे में इनडिफरेंट होता है, यानी वो उसके बारे में परवाह नहीं करता। डिफाइन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, तो एक ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम होते हैं, पेशेंट कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करता होता। जनरल मैनेजमेंट में आपने ओके हिस्ट्री लेनी है, फिर आपने पेशेंट को डिजीज़ को एक्सक्लूड करना होता है। ओके, HED, ओके, हिस्ट्री, डिजीज़ को एक्सक्लूड किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया पेशेंट को क्या बिलीव करते हो, कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देनी होती है और इनकरेज करना होता है। बाकी साइकोथेरेपी में सीबीटी देते हैं और फार्माकोथेरेपी में एंटी डिप्रेसेंट है। हाइपोकॉन्ड्रिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फियर या बिलीफ होता है कि उसको कोई सीरियस फेटल डिजीज है, उसका फियर परसिस्ट रहता है। ट्रीटमेंट में सीबीटी एंटी साइकोटिक आ जाती होती है। क्लियर, और यहाँ पे आपने अच्छा यहाँ पे डिस्करेज करना है अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन को। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर में मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम देखने को मिलते हैं। ब्रिकर्ट सिंड्रोम होता है, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री होता है, यहाँ तक कि पेशेंट ने हिस्टेरेक्टमी या कोलिसिस्टेक्टमी भी करवा चुका होता है। यहाँ पे आपने सिंपल सीबीटी से अपने मैनेजमेंट करनी होती है। सोमैटोफॉर्म ऑटोनॉमिक, इसमें क्या होता है कि सोमैटिक सिम्टम होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स पे रेफर्ड हो जाते हैं, जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, सीवीएस में कार्डिक न्यूरोसिस है, रेस्पिरेटरी में साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन है, जीआईटी में आईबीएस है, साइकोजेनिक वॉमिटिंग है। ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट, सीबीटी आ जाएगा। सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, इसमें परसिस्टेंट पेन होता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल होता है। इसमें आप डिलॉक्सटिन दोगे, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन या कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल करोगे। रट्टा मार लेना, कार्बामेज़ेपिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में भी थी, बाकी डिलॉक्सटिन भी दे देते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर? तो सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, हाइपोकॉन्ड्रिकल है, बॉडी डिस्मॉर्फिक फीचर है।